सास के साथ सोने वाली बहू। रजनी और अमर की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। अमर अपनी पत्नी रजनी से बहुत प्यार करता था। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर अमर और रजनी का झगड़ा होने लगा। अरे, तुमने फिर से गीला टॉवेल बेड पर डाल दिया। कितनी बार तुमसे कहा है कि सारा बेड गीला हो जाता है। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? गलती हो गई मुझसे, अगली बार ध्यान रखूंगा। बस हर बार पर बस यही कह के चल देते हो। सारा दिन सफाई तो मुझे करनी पड़ती है ना। देखो रजनी, इस तरह नाराज मत हो। मैंने कहा ना, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। और फिर रात के वक्त रजनी अपना बिस्तर उठाकर बेडरूम से बाहर जाने लगती है। अरे क्या हुआ रजनी? सुबह वाली बात पर अभी तक नाराज हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम अपना बिस्तर लेकर कहाँ जा रही हो? मैं मम्मी जी के कमरे में सोने जा रही हूँ। मम्मी जी अकेली है ना। अरे कैसी बात करती हो रजनी? शादी के बाद लड़कियां अपने पति के पास अपने बेडरूम में सोती हैं। सास के पास कौन सोता है? मैंने कहा ना, मेरा मन कर रहा है, इसलिए मैं मम्मी जी के पास सोने जा रही हूँ। अरे रजनी, मेरी बात तो सुनो यार। मेरा भी तो मन करता है ना तुमसे प्यार करने का, तुम्हारे साथ रहने का। ऑफिस से थका हारा आया हूँ और तुम मम्मी जी के पास सोने जा रही हो। देखो, मुझे आज अपनी सास के पास सोने का मन है और मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रजनी अपनी सास के साथ सोने के लिए उनके कमरे में चली जाती है। रजनी बेटा, तुम यहाँ? मम्मी जी, क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल सो सकती हो। लेकिन सब ठीक तो है ना? अमर के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं रोज़ रोज़ इनके साथ उस कमरे में सोकर बोर हो चुकी हूँ। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए आपके पास सो जाती हूँ। आपको कोई एतराज़ हो तो बता दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, सो जाओ। और फिर अगले दिन। अमर बेटा, तुम्हारा रजनी के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो मम्मी, ऐसे तो कोई बात नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो कल रात मेरे कमरे में सोने आ गई थी तो मुझे लगा सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं मम्मी जी, वो ऐसी बस उसका मन किया होगा। कह रही थी कि मम्मी अकेली है, इसलिए आपकी चिंता हो रही थी। पर अगली रात को फिर से रजनी अपना बिस्तर उठाकर सास के कमरे में पहुंच जाती है। रजनी बेटा, आज फिर से मेरे पास सोने आ गई। मम्मी जी, आपको मेरा अपने पास आना अच्छा नहीं लगता? अगर ऐसी बात है तो मैं बाहर ड्राइंग रूम में चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पर अमर अपने कमरे में अकेला होगा ना? अरे तो वो कौन से 6 महीने के छोटे दूध पीते बच्चे हैं, उनको डर थोड़ी ना लगता है। इतने बड़े हो गए हैं, 1-2 दिन अकेले सो लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और इस तरह फिर तो ये रोज़ की बात हो गई। रजनी रोज़ अपना बिस्तर उठाती, अपनी सास के पास आकर सो जाती। सास उससे कुछ इसलिए नहीं कहती है क्योंकि उसे लगता है कि बहू बुरा मान जाएगी। एक दिन सुबह सुबह, माँ मेरे लिए चाय बना दो, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। अरे बेटा, तो रजनी से क्यों नहीं कह देते? मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे आखिर क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? देखो ना माँ, आजकल रजनी का बिहेवियर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोज़ रात को आपके पास आकर सो जाती है। अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमर गुस्से में ही घर से ऑफिस चला जाता है। ये देखकर सास बहुत दुखी हो जाती है। और फिर अगले दिन, मम्मी जी, मैं आ गई आपके पास सोने। हाँ बहू, सो जाओ। पर वो क्या है ना, आज मेरा पुरानी फिल्में देखने का बड़ा मन कर रहा था। कोई बात नहीं, सो जाओ, मैं पिक्चर देखती रहूँगी। ठीक है मम्मी जी। रजनी की सास तेज आवाज में अपने कमरे में टीवी चलाकर रखती है। इसकी वजह से रजनी को नींद नहीं आती, लेकिन वो पूरी रात करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश करती रहती है। सास को लगता है कि अब रजनी उसके कमरे में सोने नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर रजनी उसके कमरे में सोने के लिए पहुंच जाती है। मम्मी जी, मैं आ गई। अरे बेटा, मुझे लगा कि कल तुम ठीक से सो नहीं पाई थी। जाओ अपने कमरे में आराम से सो जाओ ना बेटा। अरे नहीं मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर रजनी फिर से अपनी सास के कमरे में सो जाती है। आधे घंटे बाद, बेटा जरा मेरे पैरों पर तेल तो लगा दे। ठीक है मम्मी जी।
रजनी अपनी सास के पैरों पर तेल लगाकर जैसे ही सोने लगती है, आधे घंटे बाद फिर से, बहू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरा सर तो दबा दे। ठीक है मम्मी जी, दबा देती हूँ। बहुत जोर से नींद आ रही है। अपनी सास का सर दबाकर रजनी फिर से सोने की कोशिश करती है, पर आधे घंटे बाद फिर से, अरे बहू बड़ी जोर से प्यास लगी है बेटा, जरा किचन से पानी तो लेकर आ। अरे मम्मी जी, जैसे ही नींद आने लगती है खुश खुश भाग लेती है। रजनी चुपचाप जाकर किचन से पानी लेकर आती है। इस तरह रजनी की सास पूरी रात हर आधे आधे घंटे पर उसे किसी न किसी बहाने से जगाती रहती है। रजनी परेशान हो जाती है। सास को लगता है कि इस बार वो उसके कमरे में सोने के लिए बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर से रजनी वहाँ पहुँच जाती है। मम्मी जी, आज मैंने आपकी दवाई, पानी सब कुछ लाकर रख दिया है। अब आप प्लीज़ चुपचाप सो जाइएगा और मुझे भी सोने दीजिएगा। देखिए 2 रातों से ना मैं सो ही नहीं पाई हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, सो जा। थोड़ी देर के बाद रजनी की सास बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेना शुरू करती है। खर्राटे इतने तेज़ होते हैं कि रजनी के कानों में दर्द होने लगता है। हे भगवान, मम्मी जी को क्या हो गया है? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? परेशान होकर रजनी वापस अपने कमरे में जाती है। रजनी, आज तो बहुत दिनों के बाद अपने बेडरूम में सोने आई हो। आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। क्या करती, तुम्हारी मम्मी के खर्राटों ने तो मेरी नींद उड़ा कर रखी है। अब मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा। अगली सुबह, अरे रजनी बेटा, रात को कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी, मैं तो डर ही गई थी। मेरी बहू न जाने कहाँ चली गई। कहाँ जाती मम्मी जी, अपने कमरे में गई थी। और आजकल ना आप मुझे जानबूझकर बहुत परेशान करती हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह रही हैं? 3 रात हो गई है, मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। रजनी, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मम्मी ने क्या कर दिया? आप अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछते? मैं बहू हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि दिन भर काम करो और रात में भी चैन से ना सो? रजनी बेटा, बड़ी नादान हो। इसीलिए तो जानबूझकर मैं ये सब कर रही थी, ताकि तुम अपने पति के पास जाकर अपने बेडरूम में सो जाओ। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुमने मेरे कमरे में आकर सोना शुरू कर दिया। यह तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है बेटा। मम्मी, तो क्या आपने जानबूझकर ये सब किया था रजनी को समझाने के लिए? अरे तो और क्या करती? दुनिया की पहली बहू है ये, जो पति को छोड़कर सास के साथ सोने चली थी। इसीलिए मुझे इसके लिए थोड़ा बुरा बनना पड़ा। सास का घूंघट पार्ट 4। अब तक हमने देखा कि देविका के ससुराल के आदमी औरतों को घर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। देविका उन्हें पुलिस में जाने की धमकी देती है, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। तभी गांव का एक आदमी सरपंच को बुलाकर ले आता है। सरपंच उनके घर के बाहर का नज़ारा देखकर कहते हैं, जोगिंदर जी, ये आपके घर की औरतों ने कैसा हंगामा मचा रखा है। आपका घर तो संस्कारों की मिसाल था, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपके घर की किसी औरत ने घूंघट नहीं कर रखा। सरपंच जी, हमारे घर की औरतों को इस देविका ने बहकाया है। हमने पहले ही इन सबको चेतावनी दी थी कि अगर ये घर से बाहर गई तो हम इन्हें घर में नहीं आने देंगे। अब ये देविका हमें धमकी दे रही है कि पुलिस को बुलाएगी। क्या पुलिस? इस गांव का बरसों पुराना इतिहास रहा है। इस गांव में कभी पुलिस नहीं आई। गांव के सभी फैसले हमने मिलजुल कर किए हैं। जोगिंदर, तुम्हारे घर का फैसला पंचायत करेगी। सरपंच जी, आपने ठीक कहा। पंचायत दोनों तरफ की बातें सुने और जो भी फैसला पंचायत करेगी वो हमें मंजूर होगा। तो ठीक है, आज दोपहर को सभी गांव की चौपाल पर इकट्ठा होंगे और वहीं तुम्हारे घर का फैसला होगा। सरपंच वहां से चला जाता है। घर के आदमी घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और घर की औरतें वहीं घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी विमला कहती है, देविका बहू, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। बहू, तेरा बच्चा छोटा है अभी, तुझे भूखा नहीं रहना चाहिए। वेदा, सुजाता,
जाओ पास में जो पंडित जी का बाग है ना, वहाँ से कुछ फल तोड़ लाओ। वीना और सुजाता पास के बगीचे से खूब सारे फल तोड़ कर ले आती हैं। सभी औरतें फल खाती हैं। तभी देविका कहती है, आप सब घर से बाहर निकली, घूंघट उतार दिया तो इन मर्दों की इज्जत चली गई, लेकिन हम सब घर के बाहर भूखे प्यासे बैठे हैं। इस बात पर इन अहंकारी मर्दों को शर्म क्यों नहीं आ रही? हाँ देविका, तुम ठीक कह रही हो। अगर हम मर भी जाए ना, तब भी इन मर्दों के लिए इनके बनाए गए नियम कानून ही अहम रहेंगे, हम नहीं। सुजाता भाभी, मुझे तो सबसे ज़्यादा सचिन पर गुस्सा आ रहा है। उसने मुझसे लव मैरिज की थी, क्या क्या वादे किए थे कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और आज उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अपने बच्चे को एक बार भी नहीं देखा उसने। देविका, वो शुरू से ही ना डरपोक रहा है, लेकिन इन सारी बातों को छोड़ो। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि पंचायत में न जाने क्या फैसला होगा। पता नहीं वो इंसाफ करेंगे भी या नहीं। वीना दीदी, आपको अभी भी पंचायत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है? अगर इस गांव की पंचायत में सच में इंसाफ करने की भावना होती तो सरपंच जी अभी हमें घर के अंदर जाने देते। देखा नहीं कितना जहर उगल कर गए हैं हमारे खिलाफ। तो बहू, अब हम क्या करेंगे? पंचायत तो हमारे खिलाफ ही फैसला सुनाएगी। पहले तो हम अपनी सारी बातें रखेंगे। अगर ये लोग नहीं माने तो आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगी। लेकिन एक बात आप याद रखना, किसी भी सूरत में हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम सही हैं। देविका सभी औरतों को समझा रही थी, तभी वहाँ एक गांव वाला आता है। आप सभी को पंचायत में बुलाया है। उस गांव वाले की बात सुनकर सभी औरतें पंचायत में पहुँचती हैं। वो देखती हैं कि उस पंचायत में सारा गांव इकट्ठा हो गया है। बहुत सारी औरतें लंबे लंबे घूंघट करके वहाँ आई हुई हैं। तभी पंचायत की कार्यवाही शुरू की गई और घर के आदमियों से पूछा गया कि वो घर की औरतों को घर में क्यों नहीं रखना चाहते। हमारे घर की औरतें ना तो घूंघट उतारती है और ना ही किसी डॉक्टर से इलाज करवाती है, और हमारे मना करने के बाद भी इन सब ने घर से बाहर कदम रखा, हमसे ऊंची आवाज़ में बात की। हमने इन सबको चेतावनी भी दी, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब ये सभी औरतें हमारे घर में नहीं रह सकती। अब औरतें अपना पक्ष रखें। ये कानून की किस किताब में लिखा है कि औरतों को घूंघट करना चाहिए? और अगर मेरे ससुराल की औरतें मुझे डॉक्टर के पास ना लेकर जाती तो ना मेरा बच्चा जिंदा बचता और ना ही मैं। लेकिन दाई अम्मा से हम इलाज करवा रहे थे ना। दाई अम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देविका का इलाज दाई अम्मा के बस की बात नहीं थी। काफ़ी देर तक दोनों पक्षों में बहस चलती रही। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने जो फैसला लिया उसके लिए तो देविका पहले से ही तैयार थी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने यह फैसला किया है कि सारी गलती महिलाओं की है। अगर वो अपने अपने पतियों से माफ़ी मांग लेती है और वादा करती है कि भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगी, तो वो घर के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। हमें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है। हमने कोई गलती नहीं की जो हम माफ़ी मांगे। और किस बात का वादा करें हम? हमने देविका की जान बचाई है, तो आप हमसे भविष्य में किसी की जान न बचाने का वादा ले रहे हैं क्या? अगर तुम्हें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है तो तुम सबको घर में नहीं पुरानी हवेली में रहना होगा, जो अब खंडहर बन चुकी है। यह खंडहर तुम्हारे घर के सामने ही है। सरपंच जी, आपका फैसला सही नहीं है। एक बार और सोच लीजिए इस फैसले के बारे में। ओ शहर की छोरी, 4 किताबें क्या पढ़ ली, हमें सही गलत का पाठ पढ़ाएगी? तुझे पता नहीं कि पंचायत का फैसला यहाँ सदियों से चलता आया है और लोग उसी को मानते आए हैं। अच्छी तरह जानती हूँ सरपंच जी। अगर मैं चाहूँ तो आपके इस फैसले को कोर्ट की चौखट तक ले जा सकती हूँ। पुलिस को बुलाकर अभी घर के अंदर जा सकती हूँ। पंचायत और घर के आदमियों की शिकायत पुलिस में कर सकती हूँ और अपने बच्चे को उसका हक दिलवा सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं उसी खंडहर में रहूँगी और इस गांव के आदमियों को दिखा दूँगी कि औरत खंडहर को भी महल बना सकती है, और वो भी बिना किसी आदमी की मदद के। सारे गांव की औरतें देविका की बातें सुनकर हैरान हो जाती हैं।
उनका जीवन घूंघट और घर के चार दीवारी के बीच में ही था। कोई औरत अपने हक के लिए पंचायत से भी टकरा सकती है, ये बात उन्होंने पहली बार सुनी थी। अब देविका घर की औरतों के साथ खंडहर में चली जाती है। माँ जी, ये खंडहर तो काफी पुराना है। भाभी, खंडहर पुराने ही होते हैं। मुझे तो डरावना भी लग रहा है। मैं डर की वजह से कभी इस खंडहर के आसपास भी नहीं आई, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन इसी में रहना पड़ेगा। ये तो टूटा फूटा भी पड़ा है। माँ जी, एक काम करते हैं, ये खंडहर तो काफी बड़ा है, इसलिए एक हिस्से की साफ सफाई करके उसे ही रहने लायक बना देते हैं। बाद में धीरे धीरे पूरा खंडहर ठीक कर लेंगे। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। विमला भाभी और मैं इस खंडहर के टूटे हुए हिस्सों पर मिट्टी और ईंटें लगा देते हैं। सुजाता और विना, तुम साफ सफाई कर लो। सभी औरतें मिलकर खंडहर के एक हिस्से को सुधारना शुरू कर देती है और काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद वो उस हिस्से को काफ़ी हद तक अच्छा कर लेती हैं और इसी तरह रात हो जाती है। सभी औरतें बैठकर बात करती है। माँ, हमने इस खंडहर को घर तो बना दिया है, लेकिन ये घर चलेगा कैसे? हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। और हम सब तो बड़े हैं, गर्मी सर्दी भूख कुछ भी आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन देविका का बेटा बहुत छोटा है, उसे तो हमें अच्छी तरह से पालना होगा ना। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आगे हमें क्या करना चाहिए। कम्मू और मैं मिलकर मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन बना देते हैं। कुछ दिन के लिए खाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खेत और बाग बगीचे आसपास ही है, कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सब लोगों को आता क्या है, मतलब कोई ऐसा काम जिसका आपको शौक हो, जो आपने बचपन से किया हो। बहू, तेरी दिमाग में चल क्या रहा है? माँ जी, बहुत कुछ चल रहा है, बस अब हमारा सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने लिए अच्छे से अच्छा क्या काम कर सकते हैं। आप सब हिम्मत से और समझदारी से काम लो, फिर देखना हम इस खंडहर को भी महल बना देंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। देविका सभी को समझा रही थी, तभी उसका बेटा रोने लगा। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसे चुप कराने लगी। अब देविका के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरह से ससुराल की औरतों को आत्मनिर्भर बनाए और किस तरह से अपना घर चलाए। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आप बताइए, देविका और घर की सभी औरतों ने अपने पतियों से माफ़ी ना मांगकर सही किया या गलत? क्या उनका खंडहर में रहने का फैसला सही था? अब देविका को क्या कदम उठाना चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।